Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In this video, we will learn how to solve the problems based on Cramer's rule in determinant. So इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑफ ऑर्डर 1 हो चाहे ऑर्डर 2 हो चाहे या ऑर्डर 3 हो किसी भी मैट्रिक्स का। और आपने ये भी देखा कि माइनर्स एंड को फैक्टर्स कैसे हम एवेल्युएट करेंगे किसी भी एक एलिमेंट का, चाहे वो किसी भी मैट्रिक्स का हो या ऑर्डर 1 का हो या ऑर्डर 2 का हो या ऑर्डर 3 मैट्रिसेस का हो, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे हम डिटर्मिनेंट और को फैक्टर और माइनर निकालेंगे, ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि क्रैमर्स रूल क्या होता है। क्रैमर्स रूल नाम सुन के थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, लेकिन जब मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इजी वे में समझ में आ जाएगा। सो क्रैमर्स रूल क्या होता है हमारा, ये बेसिकली जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं x प्लस 2y प्लस 3z, इस फॉर्म में जो 3 इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करके हमको एक्स वाई या एक्स वाई जेड की, अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन है तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन विद द एग्जांपल। सो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, हमें 2 इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन में और हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो आइए देखते हैं कि हम इसको क्रैमर्स रूल की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमें डिटर्मिनेंट का यूज कर करके इस क्रैमर्स रूल में अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्रैमर्स रूल की मदद से कैसे सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले हम इसमें डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट। अब हम डेल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे कि x के साथ जो साथ में है और y के साथ जो है वो इस डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, यानी कि 6 और 4 जो x के साथ है और जो y के साथ है 4 माइनस के साथ है। यहाँ पर x के साथ 5 है और y के साथ -11 है और इस कांस्टेंट को अभी हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कैसे कैलकुलेट होता है। तो 11 इंटू 6 करेंगे तो -66, और जब नीचे से ऊपर करते हैं तो माइनस अपनी तरफ से भी एक लगाते हैं तो 5 4 20 और ये माइनस तो +20 हो जाएगा। तो -66 +20 चला जाएगा तो बचेगा कितना, -46। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा कैलकुलेट हो गया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, -46। अब हम डेल्टा 1 कैलकुलेट करेंगे। अब डेल्टा 1 कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल क्या होता है कि रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम विद द कांस्टेंट्स, मतलब कि पहला जो स्तंभ है उसको रिप्लेस कर दो, उसको बदल दो किससे, जो कांस्टेंट दिया हुआ है इक्वेशंस में उससे। तो 6 5 की जगह पे यहां पे हो जाएगा -24 -43 और -4 वैसे का वैसे ही रहेगा और -11। बस हमको फर्स्ट कॉलम को बदल देना है कांस्टेंट से। अब हम डेल्टा 1 भी निकाल लेंगे। तो 24 इंटू 11 करना है हमको। 4 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 264, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 43 इंटू 4 करेंगे तो 172 और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 92। तो डेल्टा 1 हमारा निकल के आ गया है कितना, 92, ठीक है। अब हम यहां पे डेल्टा 2 कैलकुलेट करेंगे। अब डेल्टा 2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा सेकेंड कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। तो 6 और 5 हमारा ऐसा ही रहेगा। जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो हम पहले वाले डेल्टा में करेंगे, ठीक है। तो 6 और 5 हमारा ऐसे ही रहेगा। सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करके कांस्टेंट्स आ जाएंगे, यानी कि -24 जो ये कांस्टेंट है इज इक्वल टू के इधर जो होता है वही कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, -43, जिसके साथ में कोई वेरिएबल ना हो वही हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले 6 इंटू 43 करेंगे, माइनस लगा के नीचे से 5 इंटू
-24 करेंगे, इंटू 43 करेंगे तो हमारा आएगा 258, और माइनस में आएगा क्योंकि 43 माइनस में है, माइनस, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में 5 इंटू 24 तो 120 हो जाएगा। और ये हम जब कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट, 258 में से 120 जाएगा क्योंकि 258 माइनस में है, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 138 और माइनस का, तो डेल्टा टू की वैल्यू हमारी आ गई कितना, -138। ये हमारा डेल्टा टू आ गया, और डेल्टा वन हमारा 92 है, और डेल्टा हमारा -46। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो x बराबर होता है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, और y बराबर होता है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा वन क्या है हमारे पास 92 अपॉन डेल्टा, डेल्टा -46, तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये आंसर हमारा -2, x बराबर आ जाएगा -2, और y डेल्टा टू की वैल्यू क्या है हमारे पास -138 अपॉन डेल्टा कितना है -46, ये माइनस माइनस कट जाएगा और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा जाएगा 3 बार में, तो x बराबर हमारा आ जाएगा -2 एंड y बराबर हमारा आ गया 3। सो देखा आपने किस तरह से हमने निकाल लिया है कि x बराबर -2 होगा और y बराबर 3 आएगा। तो यूजिंग क्रैमर्स रूल हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। सो अब लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब हम 3 वेरिएबल वाला एग्जांपल लेकर देखते हैं कि कैसे उसको हम क्रैमर्स रूल से फाइंड करेंगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू। जैसे पहले इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन, तो हमारी 3 इक्वेशन बनेगी, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो लेट अस टेक द एग्जांपल। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल की इक्वेशंस हैं 3, इनको हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल, और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व हमको करना है। तो इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे, पहले हम डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा निकालने के लिए जैसे 2 वेरिएबल में हमने किया था उसी तरीके इसमें भी करेंगे। पहले एक्स के कोफिशिएंट को इधर लिख लेंगे 1 1 2, और फिर यहाँ पे 1 -1 1, और फिर ये 1 1 -1, मतलब z के साथ में जो है और y के साथ में जो है इस कॉलम में आ गया हमारा, और x के साथ में जो है वो हमारा इस कॉलम में आ गया। अभी हम कांस्टेंट को टच नहीं करेंगे। तो अब हम निकालेंगे जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट निकालते थे उसी तरीके निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा क्या है हमारे डिटर्मिनेंट ही होता है। 1 को लिया, अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो 1 को हमने लिख लिया पहले और इसको हाइड किया, तो -1 × -1 1 हो जाएगा हमारा, और फिर ये -1, इसको माइनस के साथ उतारेंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, -1 -2, फिर +1 तीसरा वाला एलिमेंट, 1 +2, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक माइनस अपनी तरफ से लग गया तो प्लस हो गया वो। अब 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 × 1 0। अब -1 -2 -3 इंटू -1 तो +3, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 2 + 1 3, और 3 1 = 3। सो डेल्टा हमारा हो गया 6, डेल्टा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। अब हम डेल्टा 1 निकालेंगे। डेल्टा 1 हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे फर्स्ट कॉलम है उसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा 6 2 1 यहाँ पर आ जाएगा,
और बाकी के सेम वही रहेंगे, 1 -1 1 1 1 -1। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला हमारा 6 है, इसके कॉलम को इसके रो को छुपाएंगे, -1 इंटू -1 1 -1, 1 -1 हो जाएगा। अब ये वाले 1 को -1 के साथ उतारेंगे, इसके रो को इसके कॉलम को हाइड करेंगे, -2 -1, हाँ -2 -1। तीसरे वाले को उतारा हमने, 2 + 1, 1 -1 ये हमारा 0 हो जाएगा, -2 -1 -3 इंटू -1 +3, 2 + 1 3, 3 × 1 = 3। तो Δ2 भी हमारा क्या आ जाएगा, Δ1 भी हमारा आ गया 6। अब हम Δ2 निकालेंगे। Δ2 के लिए हम सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। फर्स्ट वाला हम वैसे ही लिखेंगे 1 1 2, दूसरा वाला को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से 6 2 1, तीसरा वाला वैसे ही लिखेंगे 1 1 -1। अब 1 को ऐसे लिखा, हाइड किया, -2 -1 -6, इसको हाइड किया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम डिटरमिनेंट निकालना है, इसको एक्सपेंड किया, हाइड किया, -1 -2 1 -4, 1 -4 हमारे पास में आ गया। अब Δ2 हमारा आ जाएगा -2 -1 -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, -1 -2 -3 इंटू 6, तो +18, 1 -4 -3 इंटू 1 -3, सो 18 में से 6 चला जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो Δ2 हमारा 12 आ गया। अब Δ3 हम निकालेंगे। सो Δ1 के लिए हमने क्या किया, पहले वाले कॉलम को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट से। Δ2 के लिए हमने क्या किया, सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट से, और Δ3 के लिए थर्ड वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे हम कांस्टेंट से। 1 1 2 1 -1 1, और यहाँ पे 6 2 1 कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे हम। Δ3 बराबर तो 1 लिखा हमने, इसको हाइड करेंगे, -1 -2, इसको उतारेंगे, -1 1 -4 +6 1 +2, 6 के कॉलम 6 के रो को हाइड करेंगे, 1 2 -1, एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हाइड करके 1 +2 हो गया हमारा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, Δ3 हमारा आ जाएगा -1 -2 -3 और 1 -4 -3 और -3 इंटू -1 +3, और 2 + 1 3 और 6 3 = 18। तो ये -3 ये -3 हमारे +3 -3 हट जाएगा, बचेगा क्या, 18। तो Δ3 हमारा आ गया 18। सो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे x y z की वैल्यू। तो x बराबर हमारा होता है Δ1/Δ, और y बराबर होता है हमारा Δ2/Δ, और z बराबर होता है Δ3/Δ। तो Δ1 हमारा क्या है, Δ1 हमने कैलकुलेट किया 6, तो 6 अपॉन Δ क्या है
डेल्टा भी हमारा 6 ही है, तो x हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि 6 से कट जाएगा तो x बराबर 1 हो जाएगा। अब डेल्टा 2 क्या है हमारा 12 है, और डेल्टा 6 है तो y बराबर आ जाएगा 2, 6 2 12। डेल्टा 3 क्या है हमारा 18 है, और डेल्टा क्या है हमारा, डेल्टा हमारा 6 है, तो z आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज आ गई, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो ये हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी हमारे पास में, इसको हमने सॉल्व किया यूजिंग क्रैमर्स रूल। देखा आपने कितना इजी, अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, और x y z की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर दी है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, काफी मार्क्स भी कंटेन करता है। तो इसमें क्या है, सिर्फ हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दी रहती हैं उनको सॉल्व कर x y z की वैल्यू फाइंड करना होता है। अगर 2 इक्वेशन दी हुई है तो 2 वेरिएबल दिया रहेगा, x और y की वैल्यू फाइंड करना रहेगा। 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो x y z तीनों की वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे आप किसी भी क्वेश्चन को जो है क्रैमर्स रूल से यूज करके आप जो है x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हमने अभी तक देख लिया कि हम क्रैमर्स रूल की मदद से कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो 2 वेरिएबल्स के लिए हो चाहे वो 3 वेरिएबल्स के लिए हो, यानी कि 2 इक्वेशंस हो या 3 इक्वेशंस हो, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट हमें गिवन है या कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि वो कंसिस्टेंसी जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। सो उसके लिए हम देखते हैं क्या कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, अगर क्या हमारा डेल्टा जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर क्या होगा, हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर हमारा डेल्टा जो है क्या है, 0 है, डेल्टा 0 है एंड वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डज नॉट इक्वल टू 0, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। और तीसरा क्या रूल कहता है, अगर हमारा डेल्टा भी 0 है एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आर ऑल्सो इक्वल टू 0, then may be consistent or inconsistent। ठीक है, तो अगर हमारा डेल्टा क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा हमारा 0 के बराबर नहीं है, तब तो हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी होंगी, 3 इक्वेशंस जो दी होंगी या 2 इक्वेशंस दी होगी, वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं, यानी कि उनका जो सोल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। और अगर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 हो गया, लेकिन फिर हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैलकुलेट किया और इनमें से कोई एक भी अगर जो है नॉन जीरो निकल गया, हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तब हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी, मतलब कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे हमारी। ठीक है, और डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, अब डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये भी सारे क्या हैं, 0 हैं। डेल्टा यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू
0, मतलब इस कंडीशन में डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी, डेल्टा 3 भी, सब के सब 0 हैं, तब जो इक्वेशन है हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट भी हो सकती हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती हैं। और इसका मतलब ये है कि इसमें इनफिनाइट सोल्यूशन भी पॉसिबल है ये थर्ड वाले केस में, क्योंकि इसमें सभी 0 हो जा रहे हैं। तो इसमें कंसिस्टेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो रहा है। लेकिन हमें जो मेन याद रखना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए, वो क्या है कि अगर हमारा डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारी, अगर ये हो गया पॉसिबल, तो समझ लीजिए कि इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है और उसका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम क्रैमर्स रूल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो और ये क्या बोलते हैं, अगर हमारा डेल्टा 0 है और क्या डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक अगर जो है नॉन जीरो है, तब हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये असल में क्वेश्चन आता है कि चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस। अगर आपको गिवन इक्वेशंस दे दी जाएंगी क्वेश्चन में और आपको चेक करना रहेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है या दोनों भी हो सकती हैं, तो क्या है वो आपको चेक करना रहेगा। सो इस पर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कब हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कब कंसिस्टेंट होंगी और कब इनकंसिस्टेंट होंगी। तो कंसिस्टेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसका क्या एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और डेल्टा अगर 0 हो गया हमारा और इनमें से कोई एक वैल्यू हमारी नॉन जीरो आई, तब हमारी क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन हो जाएगी, यानी कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी। और ये वाली हमारी तीसरी वाली इनफिनाइट भी हो सकती है या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन की जिसमें हमको आता है कि चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमारे पास गिवन ऑफ सिस्टम इक्वेशंस हैं, इनको हमें चेक करना है कंसिस्टेंसी। ये क्वेश्चन में हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है वेदर इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। सो लेट अस बिगिन। कैसे हम करेंगे, पहले हम इसमें डेल्टा निकालेंगे। फाइव, 6, 3, तो डेल्टा कैसे निकालते हैं, बस जो x के साथ में जो है और y के साथ में जो है, z के साथ में जो है, वो ऐसे कॉलम के फॉर्म में लिख लिया जाता है, कांस्टेंट को छोड़ दिया जाता है डेल्टा हमारा निकालने के लिए। तो 5, 6, 3, -7, -8, 2 और 1, -1, -6। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो 5 लिया हमने, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, 8 6 48, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे से ऊपर जाएगा, 2 1 -2, +2 हो जाएगा, नीचे से ऊपर में माइनस लगता है, -7 उतारेंगे, इसके रो को इसके कॉलम को हाइड करेंगे, -36 प्लस 36 + 3 33, -33 और 33 × 7 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 231 और प्लस का आएगा क्योंकि -33 × 7 करेंगे तो प्लस, और 12 + 24 तो ये हमारा हो जाएगा 36, सारी वैल्यू प्लस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 510। सो हमारा जो डेल्टा आ गया 510 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0। सो जो हमारी पहली वाली कंडीशन थी उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। सो एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं कि कैसे हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ठीक, तो इसके लिए फिर से हम डेल्टा निकालेंगे। तो 2 1 3 x के साथ जो है और y के साथ -1 3 2 -1 3 2 1 2 3 1 2 3। पहले 2 को लेंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं तो इसको हाइड करेंगे, 3 3 9 -4
9 माइनस 4 हो जाएगा। फिर -1 को माइनस के साथ उतारेंगे, +1 हो जाएगा। इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे। 3 -6, 3 -6 हो जाएगा। इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो 3 -6, 1 इंटू 3 3 और 3 2 6 -6, +1 लिया। इसको 1 के रो को हाइड करेंगे और 1 के कॉलम को हाइड करेंगे, तो 2 1 2 -9, 3 3 9, 2 -9। तो ये कैसे हमने किया, पहले 2 को लिया, इसके रो को इसके कॉलम को हाइड कर लिया, 3 3 9 -4 ये लिख दिया। फिर -1 को बीच वाला जब लेते हैं तो प्लस, माइनस के साथ लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। फिर ये इसके कॉलम को इसके रो को हाइड किया, 3 -6, 3 -6। अब इसके रो को 1 को लेंगे तो इसके कॉलम को इसके रो को हाइड करेंगे, तो 2 -9, 2 -9 लिख दिया। अब 9 - 4 हमारा 5 बचेगा, और 5 2 10, 3 -6 -3 इंटू 1 तो -3, और 2 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 7 -7, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो डेल्टा तो हमारा 0 आ गया। अब हमें इसका मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी निकालना पड़ेगा। अगर कोई एक नॉन ज़ीरो आ गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। डेल्टा 1 के लिए क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, 4 12 10, 4 12 10, -1 3 2, और 1 2 3, 9 -4, +1 हो जाएगा। बीच वाले को लेंगे, इसको हाइड करेंगे, 12 3 करेंगे, 36 -20। कैसे किया, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 12 3 36 -20 +1, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 12 2 24, 24 -30, तो 9 में से 4 गया 5, 5 4 20, 36 में से 20 चला जाएगा तो 16 बचेगा, +16, 16 इंटू 1 कर देंगे। 24 में से 30 जाएगा हमारा, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे -6, और -6 इंटू 1 करेंगे तो -6 ही आएगा। अब 10 में से 6 जाएगा, 10 बचा, 20 प्लस है, ये हमारा आ गया 30 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमारा डेल्टा 0 है और डेल्टा 0 है, लेकिन हमारा डेल्टा 1 आ गया डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने जो रूल सेकंड पढ़ा था कि अगर डेल्टा 0 है और अगर इसके अलावा डेल्टा तो हमारा 0 है, ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो निकल गया, तब हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो अगर हम डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा उससे, तो फिर कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारा डेल्टा 1 क्या आ गया, नॉन जीरो, यानी कि 30 आ गया, तो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल कर देख सकते हैं, वो भी अगर 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन सेकंड को फॉलो कर रहा है, रूल को, कि डेल्टा तो 0 है लेकिन डेल्टा 1 हमारा यहाँ पे नॉन जीरो आ गया। सो द सिस्टम ऑफ given equations is inconsistent as delta is equals to 0 but delta 1 does not equal to 0।
डेल्टा तो हमारा जीरो, लेकिन डेल्टा वन हमारा नॉन जीरो आ गया, मतलब डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में से किसी में से भी कोई भी एक, अगर डेल्टा वन टू थ्री में से कोई भी एक हमारा नॉन जीरो आ गया तो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये हमारा जीरो हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। सो इन दिस वे आप जो है किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। और इससे पहले आपने क्रैमर्स रूल देखा कि क्रैमर्स रूल में कैसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उसी डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री की मदद से हम जो है कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कि वेदर हमारी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, उसका सोल्यूशन यूनिक होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो हम इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा इस पे ये आता है कि चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और एक हमारा इक्वेशंस दे दी जाएंगी आपको 2 या 3, और उसको आपको सॉल्व करना होगा यूजिंग क्रैमर्स रूल, और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना होगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो आप पहले टॉपिक देखकर डर रहे होंगे क्रैमर्स रूल, मतलब सुनने में इतना डरावना लगता है, लेकिन अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कितना ईजी है ये। सो आपने, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।